अगर कोई जज इन राइटिंग प्रेसिडेंट को रिजिग्नेशन भेज देता है और प्रेसिडेंट को मिल जाता है तो उसकी रिजिग्नेशन, उसका जो टेन्योर है वो समाप्त हो जाता है। जब कमिटी के पास मामला लंबित था तभी यशवंत वर्मा ने रिज़ाइन कर दिया। जो यहाँ पर धन पाया गया और आग जो लगी थी वो पूरी प्रक्रिया के तहत कोई एफआईआर क्या अब की जा सकती है? एफआईआर उसी समय होना था जो कि हमारे तत्कालीन चीफ जस्टिस ने डिसीजन नहीं लिया। मेरा पर्सनल मानना है कि वो गलत डिसीजन था। कह सकते हैं कि प्रक्रिया का दुरुपयोग हो गया शुरुआत में, सही ढंग से हैंडल नहीं किया गया इस इशू को। इससे जुडिशरी पे दाग लगा। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट संसद में पेश कर दी है। जांच समिति ने साफ कर दिया है कि उन पर लगे तीनों आरोप बिल्कुल सही हैं और अब देखना यह है कि इस मामले पर संसद महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो आगे ले जा पाती है, यानी वो प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाती है या फिर नहीं, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला है जो इसलिए महाभियोग की आगे की प्रक्रिया को रोकता है क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा अब इस्तीफा दे चुके हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ज्ञानंद सिंह जी साथ में हैं। ज्ञानंद सर, इस्तीफा उन्होंने दे दिया लेकिन अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में उन पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जा सकती है या फिर नहीं? देखिए, दोनों इश्यूज अलग हैं क्योंकि ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। इसमें जो स्पीकर है वो इस पे डिसीजन लेंगे और जहाँ तक रिजिग्नेशन की बात है वो आर्टिकल 217 है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इंटरप्रेट कर रखा है जी। अगर कोई जज इन राइटिंग प्रेसिडेंट को रिजिग्नेशन भेज देता है और प्रेसिडेंट को मिल जाता है तो उसकी रिजिग्नेशन, उसका जो टेन्योर है वो समाप्त हो जाता है। प्रेसिडेंट के एक्सेप्टेंस के लिए वेट करना ज़रूरी नहीं है। मतलब जो इसका ये निकलता है कि एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ल ऑफ रिजिग्नेशन इररिलेवेंट है। अगर जज ने रिज़ाइन किया तो वो अब जज नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आर्टिकल 217 को इंटरप्रेट करते हुए कहा। अब रही बात यहाँ पे जो अभी उनके खिलाफ रिपोर्ट आई है जी जी, वो एक जो जजेस के रिमूवल का प्रोसीजर है उसके तहत हो रहा है। उसमें उसके लिए एक तो संविधान में प्रावधान है और संविधान के बाद उसी से एनेबलिंग प्रोविज़न पे हमने जजेस इंक्वायरी एक्ट बना रखा है जी। उसमें तमाम प्रोसीजर, किस तरह से कमेटी बनेगी, किस तरह से मोशन पेश होगा, ये सब है जो ये प्रक्रिया ऑलरेडी हो चुकी है जी। अब स्पीकर ने कमेटी को गठन किया था और उनसे रिपोर्ट मंगाई थी और इसी दौरान जब कमेटी के पास मामला लंबित था तभी यशवंत वर्मा ने रिज़ाइन कर दिया जी। जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आई हैं और ऐसा उन्होंने शायद कंफर्म भी किया। अब चूँकि कमेटी ऑलरेडी इन द प्रोसेस थी, उन्होंने रिपोर्ट स्पीकर को दे दिया है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। अगर हम कन्वेंशन को लेके चलें तो स्पीकर को, क्योंकि इस कन्वेंशन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमने वेस्टमिंस्टर से लिया है, ब्रिटिश सिस्टम से लिया है, वहाँ वो कन्वेंशन पे चलती है। तो कन्वेंशन दें तो इससे पहले जो कन्वेंशन है उसके हिसाब से मामला यहाँ बंद होना चाहिए। यानी कि पहले भी कोई उदाहरण रहा है ऐसा जब ये प्रोसीडिंग चल रही थी और उस दौरान जो जज थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से? हाँ, इससे पहले जो हुआ था इससे भी काफ़ी प्रक्रिया आगे चली गई थी। अच्छा। वो जस्टिस सौमित्रा सेन थे, उनके खिलाफ रिपोर्ट आई थी और जस्टिस जो प्रक्रिया जो होती है आफ्टर द रिपोर्ट वो पार्लियामेंट में बहस होती है वोटिंग से पहले और उसमें जज को भी अपने पक्ष में बोलने का अधिकार होता है। उसमें जस्टिस सौमित्रा सेन पार्लियामेंट गए थे जी जी। और वोटिंग से पहले उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। जी जी। तो उसमें
पार्लियामेंट ने वोटिंग कंडक्ट नहीं कराई थी, तो उसका ये मतलब है अगर आप इमीडिएट इफेक्ट पे रिज़ाइन कर देते हैं तो आप जज नहीं रहते। तो पार्लियामेंट जो कन्वेंशन है ये नहीं है कि आपके ऊपर जब प्रक्रिया शुरू की गई थी आप एक पब्लिक सर्वेंट थे या जज थे, जी जी। अब आप नहीं हैं, तो वो उस तरह का डिफरेंशिएशन नहीं किया गया था। आज हम करते हैं, आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो अदर केसेस में होती है उसमें ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग आपको रिज़ाइन करने नहीं दिया जाता है, तो वो अलग इशू है। यहाँ पे ऑटोमेटिक रेजिग्नेशन है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का 1978 का जो फैसला है गोपाल चंद्र मिश्रा मामले में, जिसमें शायद संविधान पीठ थी, उसने ये फैसला दिया था, तो ऐसी स्थिति में जबकि वो जो फैसला है वो लागू होता है इस मामले में, तो क्या अगर ये प्रक्रिया बढ़ाई जाती है लोकसभा अध्यक्ष की ओर से तो क्या उसे सही माना जाएगा? देखिए, कन्वेंशन को देखें, वही मैं बता रहा हूँ। कन्वेंशन में इससे पहले जस्टिस सौमित्र सेन के केस में प्रक्रिया को वहीं पर स्थगित कर दिया गया था, अबेट हो जाता है प्रोसीडिंग्स। और आप जजेस इंक्वायरी एक्ट में जो जज का डेफिनेशन है जी, उसमें हु इज़ और हैज़ बिन नहीं है, हु इज़ अ जज है। तो जो अभी जज हैं उन्हीं के ऊपर जजेस इंक्वायरी एक्ट उन्हीं के लिए बनी थी, नहीं तो जनरली डेफिनेशन में हु इज़ और हैज़ बिन, हैड बिन जज लिखते हैं। तो जज डिफाइंड है जजेस इंक्वायरी एक्ट में, प्लस जो कन्वेंशन है जो आपने सौमित्र सेन के साथ किया था, केस में किया था, पार्लियामेंट को उस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कन्वेंशन पे चलती है और हम वहीं से हमने लिया है, वेस्टमिंस्टर में कन्वेंशन पे चलती है और यहाँ भी वैसे ही होता आया है। अभी तक कोई आधिकारिक ऐसा बयान नहीं आया है कि रिपोर्ट पटल पर रखे जाने के बाद यानी संसद में पेश किए जाने के बाद इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से बातें सामने आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया गया था उसे रिपोर्ट आने के बाद और आगे ले जाया जाएगा, इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। तो जबकि जस्टिस सौमित्र सेन वाला एक उदाहरण सामने है, तो ऐसी स्थिति में अगर ये कदम आगे बढ़ाया जाता है तो क्या ये अनुचित होगा या यूं कहें कि कानून के मुताबिक नहीं होगा या प्रक्रिया के मुताबिक नहीं होगा? देखिए, ये ऑप्शन जस्टिस सौमित्र सेन के समय भी अवेलेबल था, बहुत लॉजिकल है। जब प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है तो वो अल्टीमेटली कल्मिनेट करना चाहिए, पार्लियामेंट्री प्रोसेस है वो पूरा होना चाहिए। बट ये विकल्प जस्टिस सौमित्र सेन के समय भी था और इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कन्वेंशन ये है कि अब नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि जो रिपोर्ट है, आप बता रहे हैं कि इंडाइट हुआ है, रिपोर्ट पब्लिक हुई कैसे, ये भी एक क्वेश्चन है। अगर आप प्रोसीडिंग अबेट होना था तो ये रिपोर्ट के जो कंटेंट्स हैं वो बाहर नहीं आने थे, क्योंकि एक मसला ये भी है कि जब ये रिपोर्ट होता है हमारी प्रक्रिया में, उस जज को भी अपने डिफेंस में पार्लियामेंट में बोलने का अधिकार है। अभी वो जज, अगर ये प्रक्रिया नहीं चलती है तो वो जज अपने डिफेंस में पार्लियामेंट में कुछ नहीं बोल पाएगा जब रिपोर्ट पब्लिक हो गई। अच्छा, तो अगर इस मामले पर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि ये जो पुराना उदाहरण है उसके मुताबिक इसे सही नहीं माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जबकि जस्टिस यशवंत वर्मा इस्तीफा दे चुके हैं और जो प्रक्रिया है महाभियोग का जो प्रस्ताव लाया गया था उसे आगे बढ़ाने पर भी रुकावट आ सकती है, तो क्या अब कोई इस मामले पर एफआईआर या किसी भी तरह से जो पुराना मामला है जहां पर उनके दिल्ली के जो उनका आवास था यहाँ पर एज ए जज वो यहाँ पर थे और उसके बाद ही ट्रांसफ़र हुआ, तो जो यहाँ पर धन पाया गया और आग जो लगी थी वो पूरी प्रक्रिया के तहत कोई एफआईआर क्या अब की जा सकती है? देखिए, इस पे मैं क्लियर व्यू रखता हूँ। एफआईआर उसी समय होना था जो कि हमारे तत्कालीन चीफ जस्टिस ने डिसीजन नहीं लिया। मेरा पर्सनल मानना है कि वो गलत डिसीजन था। जजेस को कोई इम्यूनिटी नहीं है और इस केस में पर्टिकुलरली अगर मान लीजिए कि एक जज किसी भी केस में इन्वॉल्व है तो इस केस में
कई लोग होंगे, द अमाउंट ऑफ कैश, जिस तरह से कैश मिला था, तो कई लोग होंगे जो इसमें इन्वॉल्व होंगे। आपने इन्वेस्टिगेशन को रोक के पूरे कई लोगों को, आप जजेस को इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी इन द सेंस ये है कि स्क्रूटनी चीफ जस्टिस करता है कि कोई हरासमेंट ना हो उसको। इस केस में जब आपके पास, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट भेजी, आपने भी इसको पब्लिक किया, वीडियोस भी सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे डाले गए, तो उस समय डिसीजन लेना था। और इतने दिनों बाद क्रिमिनल केस के इन्वेस्टिगेशन में के लिए कुछ बचता नहीं है, और अगर होना था तो उसी समय होना था, और अब भी अगर होना है तो वो चीफ जस्टिस को ही डिसीजन लेना है। और अगर उस समय उन्होंने नहीं लिया तो मेरा मानना है कि वो डिसीजन सही नहीं था। यानी कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ चाहे जो महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था उसकी पूरी प्रक्रिया को पूरा करने का मामला हो, और या फिर अन्य तरीके से जो उनके खिलाफ एफआईआर या इस मामले में आपराधिक जांच जो की जा सकती थी, अब उस पर एक तरह से पूरी तरह से खात्मा हो चुका है। और अब इस मामले को अगर आगे बढ़ाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो न्यायपालिका में चुनौती देंगे। बीच में भी उन्होंने कई याचिकाएं दाखिल की थी। तो कुल मिलाकर के इस मामले पर विराम लगता हुआ दिख रहा है, और जो आरोप उन पर लगे वो भले ही कमेटी ने सही बताए हों, लेकिन उन्हें शायद इस मामले में कोई भी आगे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, और जो महाभियोग प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा सकती थी वो भी नहीं होगी। देखिए, दोनों ही तरफ देखिए तो दोनों ही तरफ ना ही आप एक पब्लिक सर्वेंट का एग्जांपल लीजिए। अगर कोई ऐसे करप्शन का केस होता है, उसके ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स भी होती है, साथ साथ क्रिमिनल केस भी चलता है। इस केस में जो हम प्रोसीडिंग्स देख रहे हैं वो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स समझ लीजिए कि जो पार्लियामेंट रिमूवल के लिए जो हम चला रहे हैं, हमने क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं किया। तो इस केस में हर एक लेवल पे कहीं ना कुछ इसको हैंडल सही तरीके से नहीं किया गया, जिस पे मेरा मानना है कि हो सकता है जस्टिस यशवंत वर्मा इनोसेंट हों, हो सकता है कि नहीं भी हों। तो चाहे जो हो, इससे चूँकि अनइन्वेस्टिगेटेड रह गया मामला, और ये भी, इस पे भी डाउट्स उठ गए, जो रिपोर्ट आई है और अब प्रोसीडिंग चलेगी नहीं चलेगी, क्रिमिनल केस नहीं हुआ, इससे अल्टीमेटली जो लूज़र है वो जुडिशरी है, और जुडिशरी के साख पे एक बड़ा धब्बा लगा है। जो जजमेंट था जिसमें चीफ जस्टिस की सहमति की ज़रूरत होती थी, उसमें कहीं भी इम्यूनिटी की बात नहीं की गई थी। किसी जज को कोई इम्यूनिटी नहीं है, बट सिर्फ एक स्क्रूटनी थी कि कोई ऐसे ही कोई व्यक्ति थाने में कंप्लेंट कर दे कि फलां जज ने मुझे ऐसे ऐसे किया, उसको हरासमेंट के लिए कोई केस रजिस्टर हो जाए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का आरोप लगाएंगे तो फायर हो जाता है। इसी चीज़ को, इसी प्रक्रिया से बचने के लिए ये चीफ जस्टिस के सैंक्शन या परमिशन का प्रावधान बनाया गया था, न कि ऐसे में जो पूरी जिस तरह से हैंडल हुआ है, हम न उधर रहे, न ही प्रोसीडिंग्स पे भी अब क्वेश्चन उठने लगे हैं। यानी ये कह सकते हैं कि प्रक्रिया का दुरुपयोग हो गया शुरुआत में ही। हाँ, सही ढंग से हैंडल नहीं किया गया इस इशू को, इससे जुडिशरी पे दाग लगा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ज्ञानंद सिंह जी को, जिन्होंने हमें बताया कि 1978 का फैसला अब सीधे तौर पर जस्टिस यशवंत वर्मा को संरक्षण प्रदान करता है, क्योंकि वो इस्तीफा दे चुके हैं, और अब वो इस्तीफा कोई स्वीकार करे या ना स्वीकार करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला साफ तौर पर कहता है कि जज के इस्तीफा देते ही उसे इस्तीफा माना जाएगा और उसकी स्वीकारोक्ति की कोई ज़रूरत नहीं है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।